थोड़ी देर बाद जब हम सब अपने लिए तय किए गए उस शानदार कमरे में वापस लौटे तो मैंने एक पल लिया अपनी नए आशीर्वाद को समझने के लिए। तो ये है मेरा ब्लेसिंग, डिटेक्शन। मैंने आंखें बंद की और ध्यान केंद्रित किया। शुरू में तो ये बस एक बेमतलब सी शक्ति लगी, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे कोई पर्दा हटने लगा। मेरे दिमाग में उस कमरे की एक नक्शानुमा तस्वीर बनने लगी, एक तरह की मानसिक ग्रिड जिसमें आसपास की सभी जीवित चीजें चमकती हुई आकृतियों के रूप में दिखने लगीं। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, मैं दीवारों के पार भी उन्हें महसूस कर सकता था। और अभी मैं साफ साफ महसूस कर सकता था, कोई है। एक इंसानी आकृति हमारे कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर दबे पांव कान लगाकर हमारी बातों को सुनने की कोशिश कर रही थी। हमने तो सब मेट को बाहर भेज दिया था इस कमरे से। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक को देखा था जो हॉलवे से झांक रही थी। तो ये या तो वो मेड वापस आ गई है या फिर कोई अजनबी है। किसी भी सूरत में ये सही नहीं है। मुझे बाकियों को बताना था बिना उस छिपे हुए शख्स को भनक लगे। मैंने जल्दी से कागज और पेन उठाया, झटपट एक छोटा सा नोट लिखा और फिर टप टप। मैंने चुपचाप जाकर रयूटो के कंधे पर हल्का सा थपथपाया और उसे नोट दिखाया। उसकी आंखें एक पल में फैल गई और फिर उसने फुर्ती से वो नोट आगे पास किया आओई और तमाकी को। नोट पर लिखा था, शायद पता ना चले, लेकिन आओई, क्या तुम एक साउंड प्रूफ बैरियर बना सकती हो? आओई की आंखें नोट से उठकर मुझ पर टिकीं। उसके माथे पर पसीने की एक हल्की बूंद थी, लेकिन फिर भी उसने धीरे से सिर हिलाया। वो उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर एकाग्रता की छाया थी। हप! उसने हाथ ऊपर उठाए और एक हरी रोशनी की झिलमिला की डोम हम चारों को धीरे धीरे घेरने लगी। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। काम कर रहा है, लेकिन जल्दी करो, मैं ज्यादा देर तक इसे नहीं थाम सकती। मैं अभी इसमें नहीं हूं। तुम कमाल कर रही हो, थैंक यू आओई। रयूटो ने उत्साहित होकर उसे थम्स अप दिया। आओई की गालें गुलाबी हो गईं और वो हल्के से हंस दी। हाँ। मैं बस उसे घूरता रहा। सीरियसली, अभी फ्लर्टिंग कर रहे हो तुम लोग? पर ये हमें सुन क्यों रहे हैं? तमाकी ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा और फिर बात का असली मुद्दा लौटाया। रयूटो का हंसता चेहरा एकदम गंभीर हो गया। अगर सोचो तो हीरोज को दिए गए ब्लेसिंग्स किंगडम और पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं अगर वो गलत लोगों के हाथ लग जाएं तो मुझे हैरानी नहीं है कि वो हम पे नजर रख रहे हैं। लेकिन समन भी तो उन्होंने ही किया था, वो भी बिना हमारी इजाजत के। ये तो बिल्कुल भी फेयर नहीं है। तमाकी का गुस्सा उसके शब्दों में झलकने लगा। मुझे लगता है ये लोग बुरी तरह से मजबूर हो चुके हैं, मैंने धीरे से कहा, इतना धीमा कि सिर्फ हमारे चारों के बीच बनी आओई की साउंड प्रूफ बबल के अंदर ही सुनाई दे। बाकी तीनों ने चौंककर मेरी तरफ देखा। मैं 100% तो नहीं कह सकता क्योंकि मुझे इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन कई सारी चीजें ये इशारा कर रही हैं कि इस किंगडम की हालत खराब है। सबसे पहले राजा खुद बार बार सामने आ रहा है। एक मोनार्क से यूं आसानी से मिल पाना ये नॉर्मल नहीं है। और फिर गार्ड्स और सब्जेक्ट्स की संख्या भी कुछ कम सी लग रही है। तमाकी ने होठ भींचे। पहले मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन खाना तो बड़ा रॉयल लग रहा था। टेस्ट भी अच्छा था, मतलब उतना फैंसी तो नहीं था जितना मैंने सोचा था, लेकिन लहसुन और मसालों की खुशबू अच्छी थी। मैंने नाक से कोड़ते हुए कहा, डिलिशियस, सीरियसली, वो खाना तो बेहुदा था। रियूटो भी बात में कूद पड़ा, हाथ घुमाते हुए कमरे की तरफ इशारा किया। ठीक है, पर इस कमरे को देखो, हीरो के लिए ऐसा कमरा, ये तो किसी फुटमैन का क्वार्टर्स लगता है। हालांकि मेरे पुराने कमरे से तो फिर भी बड़ा है, मैंने मन ही मन सोचा एक हल्की सी मुस्कान के साथ। लेकिन ये बातें मैं हवा में नहीं कह रहा था, ये उनकी पहली समनिंग है। शायद सोच रहे होंगे कि मैं इतनी बातें कैसे पकड़ पा रहा हूं। धन्यवाद देना चाहिए हाइगन किंगडम को, जिसने एक बेस कंपैरिजन बना दिया मेरे लिए। मैंने सबका ध्यान वापस मुद्दे की तरफ खींचा। देखो, अगर हालात बिगड़ते हैं तो हमें इस किंगडम से निकलना पड़ सकता है, मैंने गंभीर लहजे में कहा। ऐसे में मैं डिटेक्शन का इस्तेमाल करके गार्ड से बचते हुए हम सबको यहां से निकाल सकता हूं, लेकिन असली मुश्किल तो होगी हमारी दुनिया में वापस लौटने की। कमरे में एक ठहराव आ गया, सब कुछ सोच में पड़ गए। फर्स्ट प्रिंसेस ने तो साफ कहा था कि हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है वापस जाने का। रियोटो की आवाज में पहली बार झिझक थी। या शायद वो झूठ बोल रही हो और असली तरीका हमसे छिपा रही हो। तमाकी ने जोड़ा, उसकी आंखों में शक की चमक थी। आओई, जो अब भी अपनी सारी शक्ति से बैरियर थामे हुए थी, थोड़ी घबराई हुई सी लगी। ताकि किंगडम की एकमात्र उम्मीदें भाग न जाएं, मैंने बात पूरी की।
तमाकी की सोच से सहमति जताते हुए मैंने एक गहरी सांस ली और पीठ पीछे टिका कर कहा, यह आसान नहीं होगा। रियोटो उठ खड़ा हुआ और मेरे कंधे पर हाथ रखा। तुमने कुछ बहुत सही बातें कही हैं, लेकिन फिलहाल हम सब कमज़ोर हैं और इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते। अभी के लिए जो हो रहा है उसी के साथ बहते रहो। मैंने सिर उठाकर हामी भरी ही थी कि तभी तमाकी अचानक मेरे बहुत करीब आ गई, इतनी करीब कि उसका चेहरा बस कुछ इंच की दूरी पर था। तुम्हारी बाईं आंख अजीब सी लग रही है, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में जिज्ञासा साफ झलक रही थी। ये पीली क्यों है? मेरे दिल की धड़कन एक पल को रुक सी गई। एक ही ख्याल बिजली की तरह दिमाग में दौड़ा। अरे बाप रे! मैंने फौरन हाथ अपने चेहरे पर रख लिया। मैं तो अपनी मिसमैच्ड आईज के बारे में भूल ही गया था। अभी तो मैं पूरी तरह सस्पिशियस लग रहा हूं। तमाकी का चेहरा जब मेरे चेहरे से बस कुछ इंच की दूरी पर था तो मेरे होश उड़ चुके थे। मैंने झट से अपनी आंख पर हाथ रख लिया और डर की जगह एक रहस्यमयी अंदाज दिखाने की कोशिश की। तमाकी, मैंने धीमे स्वर में कहा, जैसे कोई राज छिपा रहा हूं। हर किसी के पास कुछ ना कुछ छुपाने लायक होता है। उससे पहले कि वो कुछ और पूछती, शुक्र है रियोटो बीच में आ गया। उसने तमाकी के कंधे पर हाथ रखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे छोड़ो ना, ये बस वो फेज है। थोड़ा देर से आया है इसके पास, लेकिन आ ही गया। इसे ब्रीथ करने दो। मैंने उंगलियों के बीच से झांका। क्या ये सोच रहा है कि मैं कोई ईमो टाइप लड़का हूं जो कलर कॉन्टैक्ट्स पहनता है? एक पल के लिए मैं कुछ बोलने ही वाला था। एनिमे कोई फेज नहीं है, लेकिन फिर वक्त रहते खुद को रोक लिया। वेट अ सेक, ये कवर स्टोरी तो सरप्राइजिंगली कन्विंसिंग लग रही है। और बस मैंने उसी में खुद को ढाल लिया। रात को काफी देर बाद, जब बाकी सब गहरी नींद में थे, मैं अपने साधारण से बिस्तर पर बैठा अंधेरे की तरफ चुपचाप ताकता रहा। ये डीमन आईज, ये असल में मुझे कौन कौन सी स्किल्स देती हैं? मैंने अपने पिछले जीवन की ओर सोचा, उन शक्तियों की ओर जो मैंने एक बार पाई थीं। स्टेटस विंडो, हाँ, वो तो बस सोचने से ही आ जानी चाहिए। मैंने आंखें बंद की और पूरी तल्लीनता से ध्यान केंद्रित किया। डिंग! हवा में एक ट्रांसलूसेंट हरे रंग की स्क्रीन उभर आई, जिसके अजीबोगरीब अक्षर अंधेरे में हल्के हल्के चमक रहे थे। इनोरी ताकाफूजी, डेमन वैम्पायर बैरन, HP 815/815, MP 8067/8067, स्ट्रेंथ 956, वाइटैलिटी 856, डेक्स 935, एजिलिटी 1056, इंटेलिजेंस 2556। ये नंबर्स तो काफी हाई लग रहे हैं। मैंने सोचते हुए स्क्रॉल करना शुरू किया, लेकिन एवरेज क्या है ये तो मुझे पता नहीं। फिर भी ये काफी ज्यादा हैं। और एप्टीट्यूड टेस्ट में मैं इतना बेकार कैसे निकला था इन स्टैट्स के साथ? मुझे अब भी याद है उस दौड़ के बाद सीने में उठती जलन, जैसे लंग्स फटने वाले हों। खैर, देखते हैं मेरे पास कौन कौन सी स्किल्स हैं। स्क्रीन नीचे सरकी। डीमन आई ऑफ साइट, डीमन आई ऑफ मैजिक सर्कल्स, स्किल थीफ एडवांस्ड, ब्लैक मैजिक और डिटेक्शन भी। मेरा दिमाग एकदम दौड़ने लगा। ये सारी स्किल्स मुझे अलग अलग समनिंग से मिली हैं। मेरे मन में उन रिचुअल्स की झलकें उभरने लगी। तीसरी समनिंग और वो नोबल वुमन, इनोरी ताकाफूजी, डेमन वैम्पायर बैरन। ये टाइटल अब पहले से कहीं ज्यादा सच लग रहा था। मैंने खिड़की के काले कांच में अपना चेहरा देखा और एक पल के लिए एकदम हल्की सी चमक, उन नुकीले धातों की झलक मिली। तो ये समन वाकई मुझे एक डेमोनिक वैम्पायर में बदल चुका है। मेरी होंठों पर एक फीकी सी, ऑलमोस्ट उदास मुस्कान आई। या यूं कहूं, अब मैं एक इंसानी शक्ल वाला मॉन्स्टर हूं। जैसे ही मैंने स्टेटस विंडो को थोड़ा और नीचे स्क्रॉल किया, एक और एंट्री सामने आ गई। कुछ ऐसा जिसे मैंने पहले नोटिस नहीं किया था। कोई स्किल नहीं, कोई पैसिव बफ ही नहीं, बल्कि एक शुगर इंड्यूसिंग ट्रेट, या शायद एक अभिशाप। सन गॉड्स स्कॉन। As ones who betrayed the god, the creatures of the night have their stats reduced by 90% and their skills restricted during the day. एक ठंडी लहर पूरे बदन से होती हुई दिल तक उतर गई। तो इसीलिए उस दोपहर के टेस्ट में मैं पूरी तरह फेल हो गया था। और जैसे ही दिमाग ने जोड़ना शुरू किया, यादें एक के बाद एक हल्ला मचाने लगी। वो दोपहर की चिलचिलाती धूप, वो चक्कर जैसा सिर घूमना, वो अजीब सी थकावट, जैसे बदन मेरा न रहा हो।
मैं बस अनफिट नहीं था, मैं तो कमज़ोर किया गया था, धूप की वजह से। फिर याद आया वो घटिया डिनर जिसे सब स्वादिष्ट बोल रहे थे और मैं बस नाक भौं कोड़ रहा था। अब समझ आया, उसमें लहसुन था। क्लासिक वैम्पायर वीकनेस। सुनने में क्लीशे लग सकता है, पर अब वो मेरी रियलिटी थी। मैंने उस पहली मुलाकात को भी याद किया, जब मैं तमाकी, आओई और र्यूटो से मिला था। तब मैं उनकी शक्ल सूरत से नहीं, बल्कि उनकी त्वचा के नीचे बहती नसों से, उनके रगों में धड़कते खून की लयबद्ध बहाव से ज़्यादा आकर्षित था। मैं इंसानों की तरह नहीं सोच रहा था, मैं पहले से ही बदल चुका था। मैंने थककर चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। एक कड़वी हंसी खुद ब खुद होंठों से निकल आई। मैं इतना बाहर की दुनिया डिटेक्ट करने में डूबा रहा कि अपने अंदर हो रहे बदलावों को देख नहीं पाया। राज्य के जासूसों की खोज में, दरवाजे के पीछे छुपे लोगों को पकड़ने में, हर वो चीज़ जो बाहर थी, बस वहीं तक मेरा ध्यान था। और अब जब बहुत देर हो चुकी थी, मुझे पता चला कि मेरी आंखें अजीब क्यों थीं, और ये भी कि अब मैं इंसान नहीं रहा, मैं एक वैम्पायर बन चुका हूं। एक धुंधली याद, एक चीख जो जैसे गले को फाड़ते हुए बाहर आना चाहती थी। अंधी रोशनी, ऐसा जलन भरा दर्द जैसे शरीर के कण कण को कोई अलग कर रहा हो। ये मेरी पहली समनिंग नहीं थी, और हर बार की तरह उस असहनीय यातना ने अपने निशान छोड़े थे। अब मैं अपने तय किए गए कमरे में अकेला बैठा था, दिन भर की उथल पुथल के बारे में सोचते हुए। एप्टीट्यूड टेस्ट में मेरा प्रदर्शन, अगर साफ शब्दों में कहें तो बेहद शर्मनाक था। लेकिन उन्हें असली कहानी नहीं पता थी। उन्हें ये नहीं पता था कि मैं क्या बन चुका हूं। मैंने इन समनिंग से ढेरों स्किल्स हासिल की हैं। मैंने ठुड्डी को हाथ पर टिका लिया और मन ही मन उस स्टेटस स्क्रीन को स्क्रॉल करने लगा जो सिर्फ मुझे दिखाई देती थी। सबसे नया स्किल था डिटेक्शन। आज मिला था मुझे एक आशीर्वाद की तरह, एक साधारण सी शक्ति जो आसपास मौजूद प्राणियों की हलचल को पहचानने देती है। काम का है, हाँ, पर हीरोइक नहीं। लेकिन फिर आते हैं बाकी स्किल। अब बारी है उस स्किल की। मैंने कमरे की खामोशी में खुद से कहा और पास रखे एक साधारण से कैंडल स्टिक को उठाया। फिर मैंने अपने अंदर की माना का एक अंश उसमें उड़ेला। अब बारी है उस स्किल की जो किसी भी चीज से एक हथियार बना सकता है। एक तेज सुनहरी रोशनी मेरे हाथों के बीच भड़क उठी। मोम और बाती पल में मुड़ी, पिघली, फिर सख्त होकर एक नई शक्ल ले बैठी। क्राफ्ट वेपन। रोशनी के जाते ही मेरे हाथ में एक तेज संतुलित नाइफ था। उसका हैंडल अभी कैंडल स्टिक की तरह था, पर ब्लेड बिल्कुल स्टील जैसी चमकदार और धारदार। वो, मैंने खुद को धीमे से कहते सुना। सिनिसिज्म के नीचे छुपी हुई एक सच्ची हैरानी बाहर झांक आई थी। कुछ स्किल्स तो ऐसे हैं जो शरीर पर असर डालते हैं। मैंने बड़बड़ाया। मेरी दाईं आंख में हल्की सी झंझनाहट हुई, जैसे मेरा रेड डीमन आई ऑफ विजन। एक लाल जटिल पैटर्न मेरी आंख की पुतली में उभर आया और अचानक दुनिया बिल्कुल जाग गई। सिस्टम ने लिस्ट दी, सुपर ह्यूमन विजुअल एक्यूटी, परफेक्ट मेजरमेंट, फार साइट, माइक्रोसाइट, एक्सरे विजन और भी बहुत कुछ। इसका मतलब है बेसिकली ये हर तरह की नज़र से जुड़ा है। अब मैंने ध्यान लगाया अपनी बानी आंख पर। एक गोल सुनहरी आकृति उसमें चमकी और मेरी येलो डीमन आई ऑफ मैजिक सर्कल्स, जो अभी तक मेरे लिए एक रहस्य है। सिस्टम की ओर से जो जवाब आया वो और भी उलझाने वाला था। Allows the user to move a magic circle they've seen into their pupil and activate it at will। इसका क्या मतलब निकाले कोई? मैंने थकी हुई सांस ली। शायद इस दुनिया की मैजिक समझने के बाद ही कुछ समझ आए। मैंने स्टेटस लिस्ट की तरफ फिर से देखा, इस बार पूरा ध्यान लगाकर। Required XP halved, Demon Eye of Vision, Demon Eye of Magic Circles, Craft Weapon, Sun God Scorn, Drain Blood, Spell Thief, Baron's Authority, Detection। और भी कई स्किल्स हैं जिनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मैंने बड़बड़ाते हुए स्क्रॉल किया।
सन गॉड्स कॉन, बैलेंस अथॉरिटी। लेकिन ड्रेन ब्लड का डिस्क्रिप्शन तो काफी डायरेक्ट है। मैंने उस स्किल पर ध्यान केंद्रित किया और जो जानकारी आई वो रो कंपा देने वाली थी। अगर यूजर किसी को पूरी तरह खून से खाली करते तो वो शख्स घूल में बदल सकता है। अगर विक्टिम कुंवारी है तो यूजर उसे अपना रक्त पिलाकर वैम्पायर बना सकता है या उसे बिना कुछ दिए घूल बनने के लिए छोड़ सकता है। मेरे होठों पर एक ठंडी शिकारी मुस्कान आ गई। तो मतलब मैं अपनी मर्जी से एक लाश को अपना गुलाम बना सकता हूं। जैसे ही ये ख्याल आया, मेरी दोनों आंखें लाल और सुनहरी एक साथ चमक उठीं। मैंने एक कल्पना की, अपने ही हाथ की नस काटना, रक्त की एक एक बूंद नीचे गिरना और एक बेजान शरीर को फिर से चलने पर मजबूर कर देना। यह दृश्य जितना डरावना था उतना ही सही भी लगा। अच्छा, और कुछ है? मैंने डिस्क्रिप्शन का आखिरी और सबसे अहम हिस्सा पढ़ा। अगर यूजर विक्टिम का सारा खून पी जाए तो वो उसकी मेमोरी और स्किल्स को हासिल कर सकता है। उस पल सारा बोझ मुझ पर एक साथ आ गिरा। मैं किसी भी चीज से हथियार बना सकता था। मेरी नजर सभी सीमाओं से परे थी और अब मैं किसी की जिंदगी, उसकी यादें, उसकी पावर्स सब चुरा सकता था और फिर उसके शरीर को अपने पैरों तले जिंदा कर सकता था। मैंने अपने ही हाथों को देखा। अब उनमें उस साधारण छात्र की मासूमियत नहीं बची थी जो बस किस्मत से इस दुनिया में खींच लाया गया था। हे भगवान, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। रात की खामोशी में बस मेरी आवाज गूंजी और मेरे अंदर उतर आया एक ठंडा अटूट यकीन। मैं वाकई में एक मॉन्स्टर बन चुका हूं। उस रात जब मैं उस साधारण मगर आरामदायक कमरे में अकेला था, मेरे आशीर्वाद की असली सच्चाई सामने आई। ये सिर्फ डिटेक्शन नहीं था, बल्कि कुछ और, कहीं ज्यादा डरावना। मैं दूसरों को अपना गुलाम बना सकता हूं और उनकी यादें और स्किल्स भी चुरा सकता हूं। ये सोचते ही मेरे होठों पर एक धीमी मगर शैतानी मुस्कान फैल गई। अंधेरे में मेरी एक भूरी और एक सुनहरी आंख हल्की सी चमक उठी। मैं बिस्तर पर पीठ के बल लेट गया, हाथ सिर के नीचे रखकर, और एक लंबी संतुष्टि भरी सांस छोड़ी। तो ये सब कुछ मैं रात में कर सकता हूं, हाँ? मेरी उंगलियां हल्की से कांपीं, जैसे ताकत की लहर दौड़ गई हो। मैन, ये पावर कमाल की चीज है। लेकिन मैं खुद को ज्यादा बहकने नहीं दे सकता था। सबसे पहले मुझे इस शरीर के साथ तालमेल बिठाना होगा और इस दुनिया के नियम समझने होंगे। अगली सुबह हमें एक खोले धूप से नहाए हुए ट्रेनिंग यार्ड में ले जाया गया। ऊपर आसमान पूरी तरह नीला था, एक भी बादल नहीं। ग्रीटिंग्स हीरोज, एक सख्त आवाज हमारे कानों में गूंजी। हमारे सामने एक लंबी तेज निगाहों वाली औरत खड़ी थी। नीली आंखें, सुनहरे बाल जो एक पोनीटेल में बंधे थे, और एक लाल काले रंग की यूनिफॉर्म जो उसके वॉरियर होने की पहचान दे रही थी। उसकी बाहें सीने पर क्रॉस थीं और उसकी मौजूदगी में ही एक दबदबा था। मैं हूं एगियाना एचे, किंगडम ऑफ द राइजिंग सन की नाइट कमांडर और तुम्हारी कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर। एक मेडिवल फैंटेसी किंगडम की नाइट कमांडर, और वो भी एक महिला। मैंने मन ही मन सोचा, उसकी इंपोजिंग प्रेजेंस को देखते हुए, क्या ये वाकई इतनी स्किल्ड है या फिर किंगडम के पास इससे बेहतर कोई है ही नहीं? उसकी तीखी नजरें अब आओई और तमाकी पर पड़ीं। तुम दोनों चाहे जादूगर क्यों ना हो, इसका मतलब ये नहीं कि बेसिक ट्रेनिंग से छूट मिल जाएगी, स्पष्ट है? यस मैम, दोनों ने थोड़ी घबराई हुई आवाज में एक साथ जवाब दिया। नाइट कमांडर का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा, जैसे उनकी कंप्लायंस से संतुष्ट हों। हम सामान्यतः स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से शुरू करते हैं, लेकिन लगता है तुम में से कई लोगों को उसकी जरूरत नहीं। नो किडिंग, मैंने मन में सोचा। मेरी डिटेक्शन पहले से ही एक्टिव थी, हर चीज का डेटा मेरे दिमाग में आ रहा था। तभी मेरे मन में एक छोटा सा बीप गूंजा। रायटू शिंजाकी, 17, ह्यूमन अदरवर्ल्डर हीरो, किंगडम ऑफ द राइजिंग सन, HP 1023/1024, MP 1056/1056, Strength 1523, Vitality 1249, Dexterity 1115, Agility 1099, Intelligence 1078, Blessing, Limit Break, Title None। डैम, ये स्टैट्स तो मॉन्स्टर लेवल हैं। फिर मैंने तमाकी की ओर देखा।
Tamaki Karasawa, 17. Human Otherworlder Hero, Kingdom of the Rising Sun. HP 895 upon 896. MP 8962 upon 8962. STR 768. VIT 853. DEX 1508. AGI 756. INT 8568. Blessing Mana Affinity. Title None. वो इतना हाई INT, वो लिटरल वॉकिंग मैजिक कोर है। अब आओई इसोगाई 16. ह्यूमन अदरवर्ल्डर हीरो, किंगडम ऑफ द राइजिंग सन. HP 562 upon 563. MP 6082 upon 6082. STR 563. VIT 1432. DEX 874. AGI 598. INT 2430. Blessing Barrier Conjuration. टाइटल नन. मेरी नजरें कुछ पल तक स्टेटस स्क्रीन पर जमी रहीं. ये लोग लिटरली सुपर ह्यूमंस हैं. और फिर मैं हूं जिसका असली पोटेंशियल दिन के उजाले में 90% घट जाता है. नाइट कमांडर एचए ने सीधा तीनों को संबोधित किया. र्यूटो, तमाकी और आओई, बेसिक सीखने के बाद तुम तीनों अपनी स्पेशलाइजेशन चुन सकते हो. और फिर उसने मुझ पर एक नजर भी नहीं डाली. स्पष्ट था कि ये किंगडम किन पर दांव लगा रहा है और कौन बस एक एक्स्ट्रा है. मैंने मुट्ठियां भींच लीं. चलो ठीक है, नजरअंदाज करो मुझे. एक दिन मैं दिखाऊंगा किसे मॉन्स्टर कहते हैं. जैसे ही सब मुझे एक साइड कैरेक्टर समझकर नजरअंदाज कर रहे थे, नाइट कमांडर की पैनी नजर आखिरकार मुझ पर आ टिकी. और तब उसने सख्त लहजे में कहा. आवाज में कोई नरमी नहीं थी. मैंने उसकी ओर देखा, चुपचाप, जैसे नजरों से ही पूछ रहा हो. अब मेरे लिए क्या तय किया गया है? तुम अंडरगो करोगे इंटेंस फिजिकल ट्रेनिंग, उसने दो टूक कहा, जब तक कि तुम हमारी सेना के फिटनेस स्टैंडर्ड्स को पार ना कर लो. और बस वहीं से मेरी पर्सनल हेल शुरू हो गई. जहां बाकी हीरोज अपनी असाधारण पावर्स की ट्रेनिंग ले रहे थे, मैं धूल भरे मैदान में झुलस की धूप के नीचे पुशअप्स करता जा रहा था. हफ हफ, हर रेपिटेशन के साथ मेरी बाहें कांप रही थीं. यस मैम, मैंने जैसे तैसे जवाब दिया, जबकि वो मेरे ऊपर खड़ी थी, बिल्कुल स्टोन फेस्ड, आर्म्स क्रॉस्ड. ये तो सचमुच की यातना है. दिन में अब मेरा हाल बेहाल रहता है. अब जब मैं एक वैम्पायर बन चुका हूं, मैंने सोचा पसीने और थकान से धुंधली हो रही नजर से इधर उधर देखते हुए. धूप में सिरदर्द होता है और शरीर एकदम सुस्त पड़ जाता है. मैं खुद सुनिश्चित करूंगी कि तुम सफल हो. अब उठो, तेजी दिखाओ. कच्चे की कड़क आवाज ने मुझे हकीकत में वापस खींच लिया. गला घूम रहा है. माथे में तेज धड़कन थी और मांसपेशियां जैसे जल रही थीं. इस हाल में जब वक्त आएगा तब भाग भी पाऊंगा या नहीं, ये भी डाउटफुल लग रहा है. तभी हवा में एक जानी पहचानी तीखी आवाज गूंजी. ग्रीटिंग्स, हाय. मैंने थका सा गर्दन घुमाई और दिल बैठ गया. फिर से वही अनोइंग प्रिंसेस आ गई. वो पूरे जोश से हाथ हिला रही थी. उसके साथ एक और लड़की खड़ी थी, हल्के रंग के लंबे बाल और एक नर्म गुलाबी पोशाक में. अब ये कौन है? मैंने जमीन पर लेटे लेटे ही उसका जायजा लिया. उसके साथ एक मेड भी है. इसका मतलब ये भी किसी रॉयल फैमिली से है. हाँ, वो सुंदर थी, लेकिन उसने पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड को एक शांत शिष्ट मुस्कान दी. कुछ तो अजीब है. ये मुस्कान बहुत नकली लग रही है और उसकी चाल भी रोबोटिक सी. नाइट कमांडर ईच तुरंत सल्यूट की मुद्रा में आ गई. अपना एक हाथ सीने पर रखा और कहा, योर हाइनेसेस, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप हमें देखने आएंगी. तो ये भी एक प्रिंसेस ही है, मैंने सोचा, जमीन पर कोहनी टिकाकर सिर को हाथ से सहारा देते हुए. बी एट ईज, नए वाली प्रिंसेस ने नर्म, नियंत्रित स्वर में कहा. हम बस अपने नायकों की ट्रेनिंग को देखने आए हैं. लेकिन पहली वाली प्रिंसेस, वो तो हमेशा की तरह अपनी ड्रामेटिक एंट्री से बाज नहीं आई. मैंने अपना कीमती समय निकाला है ताकि तुम्हारे सफर की पहली झलक स्वयं देख सकूं. उसने सीना फुलाकर कहा. समझो ये तुम्हारे लिए एक सम्मान है. कॉल्ड इट, मैंने धीमी सांस के साथ सोचा. ये तो कहना ही था इसे. लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद मुझे नहीं थी.
जब पहली प्रिंसेस बाकी तीनों हीरोज का ध्यान खींचने में लगी थी, वो शांत सी दिखने वाली नई प्रिंसेस चुपचाप वहां से हट गई। उसके हल्के हील्स की आवाज पत्थर के रास्ते पर गूंज रही थी और वो आवाज धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं अब भी जमीन पर अधलेटा था, थकान से निढाल, और वो बिल्कुल मेरे सामने आकर रुक गई। उसी नकली सी मुस्कान के साथ मुझे नीचे से देखा और बोली, आपसे मिलकर खुशी हुई सर इनोरी तकाफूजी। और मुझे पहली बार किसी शाही चेहरे से सीधा खतरा महसूस हुआ। मैं जमीन पर धूल में सना एक कोहनी पर टिके हुए उस लड़की को घूर रहा था। मैं हूं किंगडम ऑफ द राइजिंग सन की सेकंड प्रिंसेस, उसने मुस्कान के साथ कहा। वो मुस्कान जो किताबों में छपी तस्वीरों जैसी लग रही थी, पर उसमें जान नहीं थी। फिर वो हल्के से आगे झुकी, बस जरा सा, और बोली, बट यू कैन कॉल मी योर डे टाइम ट्यूटर। मेरे थके हुए दिमाग ने बस एक क्वेश्चन मार्क पैदा किया। ट्यूटर? किस चीज की? अगली दोपहर हम धूप से झुलसे ट्रेनिंग यार्ड से निकलकर एक शांत, निजी पुस्तकालय जैसे कक्ष में पहुंच चुके थे। दीवारों पर लंबी लंबी किताबों की अलमारियां और कमरे में सिर्फ 2 लोग, मैं और सेकंड प्रिंसेस। वो एक बड़े स्लेट बोर्ड के सामने खड़ी थी, बिल्कुल किसी सख्त शिक्षक की तरह। सुबह तुम कमांडर एचएस से फिजिकल ट्रेनिंग लोगे, उसने शांत स्वर में कहा, और दोपहर में मेरी कक्षा में उपस्थित रहोगे। ओह, तो यही है मेरा शेड्यूल। सुबह शारीरिक यातना, दोपहर ऑकवर्ड साइलेंस में लिपटी प्राइवेट क्लास। कमरे में एक भारी खामोशी थी। मैं अपनी नजरें हर तरफ घुमा रहा था, बस उस पर नहीं। गॉड, ये कितना अजीब है। हां, मैं अब पक्का हूं, मैं इस पूरी टीम का सबसे अलग, सबसे बेवकूफ हिस्सा हूं। थोड़ा सा सोचना भी नहीं पड़ा। बाकी 3 लोग तो उस पहली राजकुमारी की क्लास में जा रहे होंगे, किसी आलीशान लेक्चर हॉल में, जहां उन्हें सिखाया जा रहा होगा इस दुनिया की मैजिक की गहराई और डीमन लॉर्ड को हराने की रणनीति। वो थे मेन इवेंट, और मैं था साइड शो। क्यों? जवाब उतना ही साफ था जितना फर्स्ट प्रिंसेस के चेहरे की घृणा। मैं उसकी घमंडी, तिरस्कार से भरी आवाज जैसे फिर से सुन सकता था। आई हैव नो टाइम टू वेस्ट ऑन समवन हु इज नॉट अ हीरो। नो योर प्लेस। मैंने अपनी ठुड्डी को हथेली पर टिका लिया, टेबल की चमकदार सतह को घूरते हुए। यही वजह है, मैं बस एक नॉर्मल हूं, उनके लिए एक बोझ। उनकी उस एपिक हीरो स्टोरी में एक ऐसा किरदार जो बस गलती से मंच पर चढ़ गया। मेरे सीने में एक ठंडा मगर सुलगता हुआ गुस्सा जाग उठा। मैंने नीचे देखा, अपने हाथों को देखा, उन्हें मुट्ठी में भींच लिया। एक दिन मैं उसे इस अपमान का पछतावा जरूर दिलाऊंगा। आने वाले कुछ दिन जैसे धुंध में गुजर गए। बाकी तीनों हीरोज जहां जोरदार कॉम्बैट ड्रिल से गुजर रहे थे, मुझे भेजा जा रहा था एक प्राइवेट क्लासरूम में, और वहां मेरे सामने खड़ी रहती थी एक शांति से भरी हुई, हल्के भूरे बालों वाली महिला। उसके हाथ में पॉइंटर और टेक्स्ट बुक, चेहरे पर सदा की तरह एक हल्की, नियंत्रित मुस्कान। अब मैं आज की कक्षा शुरू करती हूं, उसने कहा, धीमी मगर स्पष्ट आवाज में। लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ती, मैंने हाथ उठा दिया। क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? उसने मुझे देखा और वही शांत, आंखें बंद करके दी जाने वाली सौम्य मुस्कान दी। पूछो। अगर आप सेकंड प्रिंसेस हैं, मैंने अपनी पहली मुलाकात की बात याद करते हुए कहा, तो क्या इसका मतलब है कि आप फर्स्ट प्रिंसेस से छोटी हैं? उसकी मुस्कान जरा भी नहीं बदली, सिर्फ एक हल्का सा कड़वा सा किनारा आ गया। नहीं, उल्टा है वास्तव में। मेरे दिमाग में फौरन एक तस्वीर उभर आई, वो जोशीली, सुनहरे बालों वाली फर्स्ट प्रिंसेस जो पूरे गौरव के साथ खड़ी थी इस शांत सधी हुई बड़ी बहन के बगल में। सेकंड प्रिंसेस ने आगे कहा, आवाज अब भी स्टडी थी, मगर कुछ पल को उसमें एक हल्की सी उदासी छिपी थी। मगर मेरी छोटी बहन को बना दिया गया क्राउन प्रिंसेस, कुछ जटिल कारणों के चलते। राजनीति, मैंने मन ही मन सोचा, एक लंबी सांस लेते हुए। जो भी हो, यह सक्सेशन ड्रामा मेरी समझ से बाहर है। बेहतर होगा मैं अपने काम से काम रखूं। उसके बाद उसने लेक्चर शुरू किया। सेकंड प्रिंसेस के अनुसार उसने एक जटिल डायग्राम पर पॉइंटर टिकाते हुए कहा, किंगडम ऑफ द राइजिंग सन की स्थापना एक जादूगरनी ने की थी। वो उन्हीं हीरोज में से एक थी जिन्होंने पहले डीमन लॉर्ड को हराया था।
उसका बयान धीरे धीरे इस देश की जड़ों की एक तस्वीर बुनने लगा। द विच, जिसे यहाँ के लोग देवता की तरह पूजते हैं, उसकी विरासत पर ही इस पूरे राष्ट्र की नींव रखी गई। चूंकि इसकी उत्पत्ति एक महिला से हुई, उसने समझाया, तो इस समाज की संरचना भी धीरे धीरे मेट्रियार्कल बनती चली गई। राज्य के इतिहास में रानियां बनती थी शासक, और उनके पति राजा सिर्फ एक तरह के रीजेंट्स होते थे। हालांकि तकनीकी रूप से राजा को ही रूलर कहा जाता है, उसने कहा, मगर रानी कभी भी तलाक देकर राजा की शक्तियां छीन सकती है। वो सब मुझे सिखा रही थी, इस किंगडम का इतिहास, उसकी राजनीति और थोड़ी बहुत जादू की थियरी। हाँ, वही बोरिंग चीजें। कब मेरी पलकें भारी हो गईं, कब मेरी ठुड्डी डेस्क से टकराई और कब मैं गहरी नींद में चला गया, पता ही नहीं चला। एक धुंधली सी याद है, प्रिंसेस ने अपना लेक्चर बीच में रोक दिया था और फिर मेरे ऊपर एक साइलेंट जजमेंट का बादल मंडराया। रात को चांदनी में नहाए कमरे में मैं अपने बिस्तर पर बैठा कुछ नोट्स पलट रहा था, वो जो मैंने जागते जागते किसी तरह लिखे थे। द प्रिंसेस ने कहा है कि कल वो मुझे मैजिक थियरी सिखाएंगी और उसके बाद के दिन प्रैक्टिकल मैजिक। सच कहूं तो बहुत कुछ सीखना बाकी था, लेकिन अगर मुझे इस दुनिया में जिंदा रहना है तो शुरुआत यहीं से करनी होगी। मैं मोटे पुराने ग्रंथ के पन्ने पलट रहा था। हर पृष्ठ पर बारीकी से बने जादुई चक्रों की रेखाएं टकटकी लगाकर देखता हुआ। सेकंड प्रिंसेस ने मुझे ये बेसिक मैजिक का टोम भी दे दिया। मेरे होठों पर एक हल्की तिरछी मुस्कान उभरी। बेशक जब मैंने उसकी पूरी क्लास सोते हुए काट दी और फिर बेहिचक किताब मांग ली थी। वो मुस्कान जो उसने दी थी रोबोटिक थी, डेफिनेटली खुश होने वाली नहीं थी। लेकिन फिर भी उसने किताब दी। मेरी नजर एक बेहद सामान्य दिखने वाले मैजिक सर्कल पर जाके की। कुछ खास नहीं लग रहा था, लेकिन मेरे लिए ये मेरी पहली कड़ी बन सकता था। मैंने दाईं आंख बंद की, सारी चेतना सिर्फ बाईं आंख पर केंद्रित की। धीमी सुनहरी आभा में नहाई हुई मेरी आंख हल्की सी चमकी। डीमन आई ऑफ मैजिक सर्कल। सिद्धांत आसान था। सर्कल को देखो, मेमोरी में स्टोर करो, बाद में एक्टिवेट करो। मैंने ध्यान से डायग्राम की हर रेखा को देखा। मेरी आंख उसे बारीकी से स्कैन कर रही थी। हर कर्व, हर सिंबल भीतर कहीं इम्प्रिंट होता महसूस हो रहा था। मैंने किताब को गोद में रखा और फिर आंखें बंद करके स्पेल को एक्टिवेट करने की कोशिश की। कुछ नहीं। मैंने शांत कमरे में बुदबुदाया, क्या सेविंग वाला हिस्सा सही से हुआ भी था? मैंने फिर कोशिश की। मैंने और भी कई मैजिक सर्कल्स ट्राई किए थे। किताब पर हाथ रखकर धीरे से कहा, मगर कोई भी काम नहीं कर रहा। फिर एक लंबी सांस निकली। ग्रेट, बस यही बाकी था। मैं थक कर बेड के हेडबोर्ड से टिक गया। छत को घूरते हुए बस एक ही ख्याल बार बार दिमाग में घूम रहा था, क्या ये आंख बस दिखावे के लिए है? तभी एक हल्की सी चिंगारी चमकी अंदर कहीं। वेट, मेरे जहन में एक पुरानी स्मृति कौंधी। वो डॉक्टर, वो सर्जरी, वो 2 पावर्स। धीरे धीरे मेरी नजर खिड़की के शीशे में अपने ही अक्स की ओर गई। क्या मैं गलत आंख का इस्तेमाल कर रहा था? फिर अचानक मैं चौंक कर उठ बैठा, डेस्क की ओर भागा, एक खाली पार्चमेंट और क्विल निकाला। इस बार मैंने बाईं आंख बंद की और दाईं को खोला। एक लाल चमक उस आंख से निकली, तेज लेजर जैसी नजर। और मेरे मन में एक छवि कौन थी, एक अत्यंत जटिल पैटर्न, बिल्कुल वैसे जैसे किसी मशीन ने उतारा हो। यस, आई कैन सी इट क्लियरली, मैंने धीमे से कहा और मेरी क्विल पार्चमेंट पर चलने लगी। स्क्रिच स्क्रिच, स्याही बह रही थी, रेखाएं बन रही थी, हाथ अपने आप चल रहा था, जैसे वो पैटर्न मेरे शरीर का हिस्सा हो। एडवांस्ड हिप्नोसिस मैजिक। एक फ्लैशबैक, डॉक्टर की आवाज, उसका हाथ हवा में उठता हुआ और स्वर्लिंग मैजिक सर्कल। अब सो जाओ, यह हिप्नोसिस तुम्हें शांत रखेगा। वही स्पेल जिससे मेरी सर्जरी से पहले मुझे काबू में किया गया था।
अब तक किसी इंसान के लिए इतनी जटिल संरचना को याद रखना नामुमकिन होता, मगर मेरे डीमन आई ऑफ विजन में है मेमोराइज इमेज। मैंने पार्चमेंट उठाया। वो चक्र फ्लॉलेस था, हर कर्व, हर रेखा बिल्कुल वैसी जैसी डॉक्टर की आंखों से देखी थी। अब समझ आया, बाईं सुनहरी आंख मैजिक सर्कल्स को एक्टिवेट करने के लिए, दाईं लाल आंख मैजिक सर्कल्स को मेमोराइज और रेप्लिकेट करने के लिए। मैंने पार्चमेंट को धीमे से मोड़कर किताब के भीतर रखा, फिर खिड़की की ओर देखा। चांद की रोशनी में मेरी आंखें हल्की सी चमक रही थीं। शायद मेरी योजना उतनी भी नाकाम नहीं थी। मेरे सामने पार्चमेंट पर वो जटिल हिप्नोसिस सर्कल एकदम सटीक रूप में बना था। हर रेखा, हर चिन्ह ठीक वैसा ही जैसा उस डॉक्टर ने इस्तेमाल किया था। मैंने बाईं सुनहरी आंख से उस पर ध्यान केंद्रित किया। क्लियर इमेज, फोकस। एक हल्की सी बिजली की तरह कुछ मेरी आंख के भीतर कड़की, जैसे कोई एंशिएंट स्विच ऑन हो गया हो। मेरी आंख में वो मैजिक सर्कल हल्के से चमक उठा। ऊर्जा की लहर से पूरे माथे में दौड़ गई। एक पसीने की बूंद गाल पर लुढ़क गई। कुछ बदला है। क्या ये काम कर गया? लेट्स टेस्ट दिस थिंग प्रॉपरली। मैंने बेड के पास रखा छोटा सा पीतल का घंटा उठाया। रिंग रिंग। उसकी साफ मधुर ध्वनि कमरे में गूंज उठी। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला। सामने खड़ी थी वही मेड नाला, चुस्त यूनिफॉर्म, बालों की चौड़ी चोटी, चेहरे पर आदर और शांति। आपने बुलाया सरेनोरी? उसका स्वर सौम्य और संयमित था। मिस नाला, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, एक छोटी सी मदद चाहिए। मैंने बेड के कोने की ओर इशारा किया। वो कुछ पल खड़ी रही। थोड़ा सा संशय उसके चेहरे पर झलकता रहा, लेकिन फिर भी वह एक कदम आगे बढ़ी। परफेक्ट, राइट हेयर विल डू। अब असली परीक्षा। मैंने ध्यान केंद्रित किया। मेरी बाईं आंख से सुनहरी रोशनी फूटी। फ्लैश। मैजिक सर्कल मेरी आंख से बाहर निकला, हवा में फैलता गया जैसे कोई एंशिएंट गेट खुल रहा हो। उसके चारों ओर चमकते हलकों की परतें बन गईं जो घूर्णन करते हुए उसके शरीर को घेरने लगे। वह चौंकी, एक पल के लिए झपकी और फिर ब्लैंक। आंखें बेजान, चेहरे पर भावहीन शांति। गोल्डन लाइट मध्यम पड़ी। उसकी आंखों में अब एक फेंट स्वर्लिंग पैटर्न उभर आया था। क्या यह सच में काम कर गया? मैं धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ, हाथ हिलाकर उसकी आंखों के सामने घुमाया। कोई प्रतिक्रिया नहीं। ओके। मैं थोड़ा और पास झुका। आज तुमने कौन से रंग का अंडरवेयर पहना है? उसका चेहरा स्थिर रहा, आवाज सपाट और निर्जीव। ब्लैक। बिल्कुल भावहीन। ओके, एकदम प्रोफेशनल आंसर, मगर मुझे कंफर्म करना होगा। मैंने दाईं लाल आंख एक्टिवेट की। एक ही नजर में मेरी एक्सरे विजन ने उसकी यूनिफॉर्म के अंदर झांका। ब्लैक। कंफर्म्ड। मेरे चेहरे पर विजयी मुस्कान फैल गई। यस। मैंने होंठों पर हाथ रख लिया, जैसे किसी फॉरबिडन सीक्रेट को गले लगा रहा हूं। यह हिप्नोसिस मैजिक वाकई डीमन आई ऑफ मैजिक सर्कल से एक्टिवेट हो सकता है। लेकिन उस मुस्कान की गर्मी जल्द ही ठंडी पड़ गई। एक सिहरन, एक डरावना एहसास मेरे भीतर से उठने लगा। वेट। मेरी बाईं आंख फिर से चमकी, मगर इस बार उत्साह में नहीं, बल्कि घबराहट में। प्रिंसेस की दी हुई किताब के जितने मैजिक सर्कल्स मैंने ट्राई किए, वो सब फेल हो गए थे। सिर्फ एक ही चला, जो मैंने अपने पुराने वर्ल्ड में देखा था। मेरा दिमाग अब उस सर्जरी रूम में पहुंच चुका था। वो दुनिया, वो टेक्निक, वो मैजिक जो किसी और सभ्यता की देन था। क्या मेरे डीमन आई सिर्फ उसी दुनिया का जादू याद रख सकते हैं? एक अजनबी दुनिया की काउंटलेस जादुई लिपियां, सिंबल्स, सर्कल टाइप्स, जिन्हें मैं इस दुनिया में एक्टिवेट तो कर सकता हूं, मगर इस दुनिया के मैजिक, नथिंग, नॉट इवन अ फ्लिकर। मैंने आंखें बंद की, माथे पर हाथ रखा। मतलब मुझे उस पुरानी दुनिया की यादों में और गहरे उतरना होगा, अगर मुझे इस दुनिया में असली ताकत हासिल करनी है। मैं अपने कमरे में चहलकदमी कर रहा था।
सर झुका हुआ, आंखें खोई हुई, दिमाग में सोचों का तूफान। पीछे एक मेड सफाई कर रही थी, मगर मैं तो जैसे किसी और ही दुनिया में था। अगर ये सच है तो क्या मैं बस एडवांस्ड हिप्नोसिस मैजिक ही चला सकता हूं? मैंने ठोड़ी पर उंगलियां रखकर खुद से सवाल किया। फिर एकदम से रुक गया, मेज पर झुका और झटपट एक क्विल उठा लिया। नहीं, अभी ऐसा मान लेना जल्दबाजी होगी। मस्तिष्क में पुराने दृश्य चटकने लगे, हर एक समनिंग का अनुभव अब तक की तरह ताजा। जब मुझे अलग अलग दुनियाओं में बुलाया गया था, ढेरों चित्र, ढेरों चेहरे, ढेरों मैजिक सर्कल्स। एक दुनिया थी जहां लोगों ने गाते हुए मेरा स्वागत किया था। समय आ चुका है, अंधकार का सम्राट लौट आया है। हां, ये सब कुछ मेरे साथ पहले भी हो चुका था, और यही वजह थी कि मेरी लाल आंख इन सब की सटीक रेखाएं, जटिल आकार, हर सिंबल को देख चुकी थी। तो क्या मैं उन्हें याद करके अपनी सुनहरी आंख में सेव कर सकता हूं? अब वक्त आ गया था इस थ्योरी को परखने का। मैंने अपनी आंखें बंद की। धीरे धीरे एक पुराना चमकदार गोल्डन मैजिक सर्कल मेरी स्मृति में उभरने लगा। हर रेखा, हर बिंदु, एक एक कर मेरी डीमन आई ऑफ मैजिक सर्कल्स ने उसे समेट लिया। और अब एक्टिवेट, फ्लैश। नीचे जमीन से एक सुनहरी रोशनी का खंबा उठा, एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और मेरी दुनिया धुंध बनकर बिखर गई। जब होश आया तो कमरे की दीवारें गायब थीं। सामने था एक घना जंगल, मिट्टी की महक और पेड़ों की सरसराहट। ये काम कर गया, मैंने हल्के से मुस्कुराया। मैंने खुद को टेलीपोर्ट कर दिया, ठीक उस जंगल के पास जहां मैं चाहता था। अब धीरे धीरे यह साफ हो रहा था कि मेरी ब्लेसिंग सिर्फ डिटेक्शन नहीं है, वो तो बस ऊपर की परत थी। असल ताकत तो इससे कहीं ज्यादा थी। अगर मेरी डीमन आई ऑफ विजन से मैं किसी स्थान को दूर से देख लूं तो वहां की टेलीपोर्टेशन सर्कल चालू कर सकता हूं। चांद पूरे जोश में था। सफेद ठंडी चांदनी जंगल की जमीन पर बिछी हुई थी। अब जब पता चल गया कि मैं महल से बाहर कभी भी निकल सकता हूं, तो मुझे रात में स्किल्स पर काम शुरू करना चाहिए। थोड़ी दूर एक खुला मैदान मिला, जहां टूटी हुई पुरानी ईंटों की कुछ दीवारें थीं। परफेक्ट जगह। मैंने हाथ आगे बढ़ाया। धीरे धीरे एक गहरा बैंगनी एनर्जी मेरे हाथ के चारों ओर घूमने लगा। वर्र। ब्लैक मैजिक सर्कल, ब्लैक मैजिक कंट्रोल। मुझे महसूस हुआ जैसे मैं किसी और ही प्रकृति से जुड़ गया हूं। पास की टूटी हुई पत्थर की दीवार से एक हिस्सा हवा में उड़ गया, बैंगनी आभा से घिरा हुआ। मैं ब्लैक मैजिक से निर्जीव चीजों पर नियंत्रण पा सकता हूं, उन्हें अपनी शैडो में भी स्टोर कर सकता हूं। अब चारों ओर से और पत्थर उठने लगे। एक सूखा पेड़ तक जमीन से बाहर खिंचाया और उसकी शाखाएं मुड़ने लगी, जैसे मेरी आज्ञा का पालन कर रही हों। कुछ ही क्षणों में मैं खड़ा था, उन उड़ते हुए पत्थरों और मुड़े हुए पेड़ों के बीच, एक काली परछाई की तरह चांदनी के नीचे, इस रात का मालिक बनकर। मैंने एक नुकीले बैंगनी एनर्जी से चमकते क्रिस्टल को हवा में उठाया। चलो देखते हैं ये लॉग पर क्या असर करता है। मैंने उसे जमीन पर पड़े सूखे पेड़ की तरफ फेंका और आश्चर्यजनक रूप से वो क्रिस्टल सीधा उस लकड़ी के पार निकल गया। क्या? बस एक हल्की सी सिजलिंग आवाज और कुछ नहीं। मतलब जो वस्तुएं मेरे कंट्रोल में हैं वो उन चीजों को छू ही नहीं सकती जो कंट्रोल में नहीं है। ये अजीब लिमिटेशन था, लेकिन जल्द ही मैंने उसका भी हल निकाल लिया। मैंने एक सामान्य पत्थर उठाया, उसे ब्लैक मैजिक से हवा में उठाया, फिर लकड़ी के ऊपर लाकर ठीक इंपैक्ट के पहले कंट्रोल छोड़ दिया। पॉप! वो पत्थर ग्रेविटी के साथ नीचे गिरा और धड़ाम से लॉग के अंदर धंस गया। तो अगर आखिरी पल में कंट्रोल छोड़ दूं तो ये काम करता है। मैं मुस्कुराया। एक बड़ी चट्टान पर बैठते हुए मेरे कुछ बैंगनी जादुई कंस्ट्रक्ट्स अब भी हवा में तैर रहे थे। कन्वीनियंट, पर थोड़ा ट्रिकी भी। इसके बाद मैंने एक और स्किल पर काम किया, शैडो शिफ्ट। जैसे ही मैंने अपनी मर्जी दिखाई, मेरे पैरों से लेकर कमर तक शरीर धुएं जैसे काले साए में बदलने लगा और धीरे धीरे मैं अपनी ही परछाई में समा गया। ये टेलीपोर्टेशन नहीं था, ये थी भूमि के आर पार जाने की कला। नीचे की दुनिया अलग थी, एक अजीब दबाव वाली शांति, चारों ओर हल्के गूंजते स्वर और गहराई में दबे एहसास। मैं जमीन के नीचे से होकर एक बड़े पेड़ की जड़ तक पहुंचा और उसकी छाल से बाहर निकल आया। एक गाढ़ा साया लकड़ी से बनते हुए इंसान का आकार लेता गया। मैंने पेड़ को थपथपाया। मैं सच में इससे होकर आया हूं। अब जब मोबिलिटी भी तय हो गई थी, तो अगला टारगेट था
लर्न स्किल। मैंने हवा में क्रिस्टल लहराया, लेकिन इस बार कंस्ट्रक्टिव गोल्डन एनर्जी पर फोकस किया। क्राफ्ट वेपन। एक तेज रोशनी फूटी और मेरे हाथ में अब एक सदी हुई संतुलित तलवार थी। परफेक्ट। अब असली परीक्षा शुरू हुई। नाइट कमांडर की हर मूव मेरे दिमाग में ताज़ा थी। उनकी पकड़, उनका स्टैंस, उनका फुटवर्क, सब कुछ मेरे डीमन आई ऑफ विजन ने कैद कर लिया था। मेरी लाल आंख चमकी और मेरा शरीर अपने आप चलने लगा। मेरे हाथ की सुनहरी तलवार हवा को ऐसे चीरती चली जैसे मैं वर्षों से युद्ध कर रहा हूं। हर आर्क, हर कट एकदम वैसा जैसा उस कमांडर ने किया था। मेरे हाथों से लाल ऊर्जा की हल्की लकीरें पीछे छूटने लगी। मेरे शरीर से पसीना बहता जा रहा था। फेफड़े आग की तरह जल रहे थे, पर मैं नहीं रुका। आखिरकार मैं लड़खड़ाया। तलवार को जमीन पर टिका कर खुद को संभालते हुए थम गया। ये क्या था? और तभी मेरे शरीर में एक गर्मी की लहर दौड़ गई, जैसे किसी पजल का टुकड़ा अचानक सही जगह पर बैठ गया हो। तलवार मेरे हाथ में अब अजनबी हथियार नहीं, मेरी साथी जैसी लग रही थी। क्लिक। यही वो पल था जब मुझे एहसास हुआ, मैं अब सिर्फ कोई और दुनिया में फंसा छात्र नहीं हूं, मैं अब एक असली योद्धा बन रहा हूं। मैं चुपचाप एक पत्थर पर बैठ गया। सांसें अब भी भारी थीं, लेकिन मन की बेचैनी उससे भी ज्यादा। डिंग। सामने हरे रंग की एक ट्रांसलूसेंट स्क्रीन चमक रही थी। यू ऑब्टेन्ड स्वॉर्ड्समैनशिप लेवल 1। मैं थका हुआ मुस्कुराया तो मेरा अंदाजा सही था। थकावट अब कुछ कम लग रही थी। उसकी जगह एक गहरी संतुष्टि ने ले ली थी। मैंने पास के एक पेड़ से टिककर लंबी सांस ली। सीखा जा सकता है, बस मेहनत लगती है। लेकिन तभी रसल, एक हल्की सी सरसराहट ने पूरे शरीर में सिहरन दौड़ा दी। मेरी आंखें तुरंत चौंक कर उस दिशा में गईं जहां झाड़ियों से कुछ भारी चल रहा था। मैं तुरंत झुक गया, एक मोटे पेड़ के पीछे छिप गया और अंधेरे में झांकने लगा। वहां था एक विशाल डरावना आकार, एक पक्षी जैसा कुछ, मगर उसकी एक ही लाल चमचमाती आंख थी। ये क्या है? कोई पक्षी? नहीं, ये कोई राक्षसी जानवर है। मैंने तुरंत अपनी शक्ति एक्टिव की। आइडेंटिफाई। स्क्रीन चमकी, स्टैट्स खुलकर सामने आए। नेमलेस बर्ड फील्ड केचो, HP 765, MP 132, स्ट्रेंथ 778, वाइटैलिटी 593, डेक्सटेरिटी 376, अजिलिटी 1087, इंटेल 42, ब्लेसिंग NA, टाइटल NA। मैं सन रह गया। उसके पंजे नीचे किसी चीज को नोच रहे थे और चोंच से खून टपक रहा था। मटमैले पंख, लाल आंख, मौत का पैगाम जैसे दिखता है। क्या बकवास है ये तो बहुत ही ताकतवर है, मैंने बुदबुदा कर कहा। STR VIT AGI, सब कुछ मेरे स्टैट से कई गुना ज्यादा। और तभी मेरे दिमाग में कुछ क्लिक किया। किसी ने बताया था कि मेरे कमरे का बिस्तर केचों के पंखों से बना है। मेरी आंखें फटी रह गई। तो ये वही जानवर है, लोग इनसे बिस्तर बनाते हैं। मैंने चुपचाप उस डरावने पक्षी को फिर देखा, जो अब भी किसी लाश को चीर रहा था। ऐसे दैत्य को ये लोग कैसे मारते हैं? मैंने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं। आइडेंटिफाई दोबारा एक्टिव किया। इस बार झाड़ियों और पेड़ों के पीछे दूसरे प्राणी भी नजर आए, कुछ भयानक लाल आंखों वाले चूहे और 4 पैरों वाले अजीब राक्षस। मैंने उन पर स्कैन डाला, पर नतीजे और भी निराशाजनक थे। कम से कम ये दिखने में कमजोर लगते थे, लेकिन इनके स्टैट्स भी 500-600 के आसपास हैं, कुछ तो मुझसे भी ज्यादा। मैंने भारी मन से सिर झुका लिया। शुरुआत के लिए शायद ये जगह सही नहीं है, पर फिर सवाल उठा, क्या ये जंगल ही ऐसा है या मैं ही अब भी बेहद कमजोर हूं?